हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसमें 30 मुट्ठी पर रूसी योद्धा अपने बच्चों के लिए 1 लाख मंगोलों से भिड़ जाते हैं और मंगोल सरदार को घुटनों पर आने पर मजबूर कर देते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इन 30 योद्धाओं में जो सबसे शूरवीर यानी इनका जो सरदार है वो एक बार सोने के बाद जब जागता है तो कल की सब बातें भूल जाता है और पागलों की तरह अपने ही लोगों को मारने लग जाता है। अब उसके साथियों ने कैसे उसकी बीमारी को ध्यान में रखते हुए 1 लाख सैनिकों से युद्ध किया और इस युद्ध का क्या नतीजा निकला, ये सब बातें जानने के लिए आप कुछ पॉपकॉर्न्स लेकर आराम से बैठिए और वीडियो को अंत तक देखिए। इतिहास की इस रोंगटे खड़ी कर देने वाली सत्य घटना में खो जाने से पहले जो सज्जन चैनल पर नए हैं वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की घंटी को जरूर दबा लेना। तो कहानी की शुरुआत होती है 1223 के दौरान रूस और मंगोलों के बीच हुई युद्ध के बाद कालका नदी के किनारे से। यहाँ रशियन लोगों का एक ग्रुप शिकार पर निकला हुआ था। इस ग्रुप में 2 बच्चे भी थे, लड़की नास्तिया जिसे बांसुरी बजाने का बड़ा शौक था और लड़का कोलोव्रत जो बड़ा होकर एक योद्धा बनना चाहता था ताकि वो अपनी रानी और राज्य की सुरक्षा कर सके। असल में दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे। ये लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी घात लगाए बैठा एक मंगोलों का ग्रुप इन पर हमला कर देता है। अचानक हुई इस हमले में सभी रशियंस मारे जाते हैं। नास्तिया मदद मांगने के लिए जाती है। इधर कोलोव्रत दोनों हाथ में तलवार लेकर मंगोलों के सामने खड़ा होता है। तभी मंगोलों का कमांडर खोस्तवोरुल उस पर हमला कर देता है और कोलाव्रत वहीं बेहोश हो जाता है। इसके बाद कोलाव्रत की आंखें खुलती हैं और वो पागलों की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उस डरावनी घटना को 14 साल बीत चुके थे, लेकिन कोलोव्रत अभी भी उस सदमे के साथ जी रहा था। इसी वजह से उसे सोकर उठने पर इस तरह की दिक्कत होती थी। कोलोव्रत की चीख सुनकर एक लड़की दौड़कर आती है और उसे याद दिलाती है कि अब सब ठीक है। उस घटना को 14 साल हो गए हैं। ये लड़की दरअसल नास्तिया थी। वो और कोलोव्रत अब पति पत्नी थे। उनके 2 बच्चे भी थे। कोलोव्रत भी राजकुमारी के रक्षकों का सरदार बन चुका था। नाश्ते के बताने पर कोलोव्रत को सब याद आ जाता है। इसके बाद कोलोव्रत नाश्ता करने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसे बुलाने के लिए एक सिपाही कारकुन आ जाता है और ये दोनों शहर निकल जाते हैं। शहर में राजकुमार यूरी कोलोव्रत से कहता है कि कुछ घुड़सवार तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। कोलोव्रत उनके खिलाफ एक्शन लेने की बजाय इंतजार करने के लिए कहता है। वो इंतजार करते हैं और कोलोव्रत का ये फैसला सही साबित होता है क्योंकि घुड़सवारों का ये दिल मंगोल्स का नहीं था, बल्कि ये तो दूसरा राजकुमार था जो कि इनकी मदद के लिए आया था। इसके बाद हम कोलोव्रत को देखते हैं जो सैनिकों को प्रशिक्षण दे रहा था। तभी यहाँ यूरी का बेटा यानी राजकुमार फेडोर आता है। अब क्योंकि वो लेट था तो कोलोव्रत उसे अपनी स्किल्स दिखाने के लिए कहता है। फेडोर कोशिश बहुत अच्छी करता है, लेकिन अंत में अपनी बेइज्जती करवाने के सिवाय कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद कोलोव्रत अपने घर पहुंचता है। वो अपने दोनों बच्चों के लिए एक जंगली चूहा और नाश्ते के लिए अपने हाथों से बनाकर बांसुरी लाया था। नाश्ते उस बांसुरी को एक बॉक्स में रख देती है। जब कोलोव्रत ने इस बॉक्स को खोला तो पाया कि इसमें ढेर सारी बांसुरियां हैं, यानी कि वो हर रोज एक नई बांसुरी नाश्ते के लिए बनाता, उसे देता और अगले दिन उसके बारे में भूल जाता। सीन शिफ्ट होता है और हम राजा के महल पहुंच जाते हैं जहां किसी बच्चे का नामकरण हो रहा था। इसी बीच खबरी अंदर आता है और बताता है कि मंगोलों की सेना हमारी तरफ बढ़ रही है। ये सुनकर भगदड़ मच जाती है, लेकिन कोलोव्रत अभी भी उस बच्चे को गोद में लिए वहीं खड़ा था। राजा गेट बंद करने का ऐलान करता है और गंभीर स्थिति को देखते हुए तुरंत एक सभा बुलाता है जहाँ राजकुमार फेडोर कहता है कि क्या हुआ अगर हमारे पास सैनिक कम है, हम फिर भी मंगोलों पर फतेह हासिल करेंगे। जबकि राजा के सलाहकार उससे कहते हैं कि हमें मंगोलों को अपना सारा पैसा आभूषण देकर अपनी जान बचानी चाहिए। जबकि यूरी कहता है, फेडोर बेटे तुम मंगोलों के पास जाओ और उन्हें पूछो कि वो क्या चाहते हैं। दूसरी तरफ हम कोलाव्रत को देखते हैं जो सभा को बीच में छोड़कर शहर का हाल जानने के लिए निकला था। चारों तरफ भगदड़ मची हुई थी। इसी बीच कोलाव्रत की मुलाकात होती है जखार से जो एक वैद्य था। जखार कोलोव्रत से कहता है कि मेरी भागने में मदद करो, मुझे शहर से बाहर निकालो, लेकिन कोलोव्रत कहता है कि अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वहीं कोलोव्रत जब घर पहुंचता है तो देखता है कि राजा यूरी उसके घर पर है। असल में यूरी कोलोव्रत को फेडोर के साथ मंगोलों के पास भेजना चाहता था, लेकिन नास्तिया ऐसा नहीं चाहती थी क्योंकि कोलोव्रत को भूलने की बीमारी थी। लेकिन फिर भी यूरी कोलोव्रत को मना लेता है। अगले दिन फेडोर, उसके कुछ सैनिक, कोलोव्रत और कारकुन रवाना होने की तैयारी करते हैं। वैद्य जकार जो शहर से भाग नहीं पाया वो इनके साथ जाता है क्योंकि उसे मंगोलों की भाषा आती थी। इसके अलावा नास्तिया कोलोव्रत के साथ उसकी मेड लाडा को भी भेजती हैं क्योंकि लाडा ही थी जो कोलोव्रत को नींद से जागने पर सब कुछ उसे याद दिला सकती थी। सभी लोग मंगोलों के कैंप पे पहुंचते हैं और मंगोलों के सरदार बाटू खान से मिलते हैं और पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो। इस पर बाटू खान कहता है, कुछ नहीं, ये मेरा पहला रशियन इलाका है जिसे मैं जीत कर ही रहूंगा। यहाँ फेडोर कहता है कि मैं तुम्हें घुटनों पर लाना चाहता हूँ। बाटू खान उसे घूर ही रहा था कि तभी कोलाव्रत खड़ा होता है और कहता है कि हमारे शहर को जीतने के लिए तुम्हें हमारी लाशों पर से गुजरना होगा।
बाटू खान कोलाव्रत की हिम्मत देख बहुत खुश होता है और उसे एक ताबीज देता है जिसे पहनने के बाद वो मंगोलों की सेना में बेखौफ होकर घूम सकता था। ये ताबीज हाथ में रहते उसे कोई कुछ नहीं कह सकता, साथ ही इनके एंटरटेनमेंट का इंतजाम भी करवाता है। ये दरअसल मंगोलों की चाल थी और कोलाव्रत को इसकी जानकारी मंगोलों द्वारा बनाए गए बंदी लोगों से मिल जाती है और फिर शुरू होता है इनके बीच युद्ध। कोलाव्रत सभी बंदियों को आज़ाद करवा देता है और ये बंदी लोग भी कोलाव्रत के साथ हो जाते हैं। अब ये सब मंगोलों के घोड़े लेकर भागने लगते हैं, लेकिन यहाँ फेडोर को एक तीर लग जाता है, इसलिए वो लड़ने की ठान लेता है और लड़ते लड़ते मारा जाता है। दूसरी तरफ कोलाव्रत और उसके साथी बर्फीले तूफान में फंस जाते हैं। तभी वहाँ एक बड़े और खतरनाक भालू की एंट्री होती है। अब यहाँ हैरानी वाली बात ये थी कि इस खूंखार भालू ने उनमें से एक पर भी हमला नहीं किया। दरअसल ये भालू नेस्टर नाम के एक रशियन व्यक्ति का पालतू था। नेस्टर इन सबको एक गुफा में लेकर आता है और आराम करने की सलाह देता है, लेकिन कोलाव्रत अपनी भूलने की बीमारी से वाकिफ था, सो वो सोना नहीं चाहता था। वो वैद्य से कहता है कि मेरे लिए कोई ऐसी औषधि बनाओ जिससे मुझे नींद ना आए। इसकी एक वजह ये भी थी कि कोलाव्रत को बाटू खान का वो मैप याद था जो उसने उससे बात करते वक्त देखा था। वो उसे बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहता था, लेकिन नेस्टर कोलाव्रत की बात नहीं मानता, जिसके चलते कोलाव्रत उस मैप को जमीन पर बनाने लगता है। अगली सुबह तूफान थमते ही सब लोग नेस्टर को वहीं छोड़कर शहर की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ आते ही कोलाव्रत और उसके साथियों की होश उड़ जाते हैं। असल में उनसे कुछ समय पहले मंगोल यहाँ पहुंच चुके थे, जिन्होंने पूरे शहर को तहस नहस कर दिया। यूरी मारा जा चुका था और फेडोर की पत्नी अपने बच्चे के साथ आग में कूदकर जान दे देती हैं। वहीं नास्त्या अपने बच्चों के साथ आखिर तक घर में ही कैद रही और आग में जलकर मारी गई। कोलाव्रत शहर के बीचों बीच मौजूद घंटों को उठाता है और वापस लगाकर बजाने लगता है ताकि जो कोई जिंदा बचे उनके पास आ जाए। घंटे की आवाज़ सुनकर लोग बाहर आने लगे, लेकिन इनमें ज़्यादातर बच्चे ही शामिल थे। तभी एक आदमी आता है और कहता है कि मंगोल फिर से आक्रमण करने आ रहे हैं। ये सुनकर एक बार फिर से भगदड़ मच जाती है, लेकिन कोलाव्रत के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो खुद को मंगोलों को सौंपने का ड्रामा करता है और उनके पकड़ने से पहले ही उन्हें मारने लगता है। इसमें उसके साथी भी उसके साथ थे, जिस वजह से ये लोग मंगोलों को खदेड़ देते हैं। इसके बाद कोलाव्रत आगे का प्लान बताता है। वो 3 लोगों को संदेश देता है और उन्हें आसपास की रूसी रियासतों में मदद के लिए भेजता है। बच्चों को नेस्टर के पास भिजवा दिया जाता है। अब ये बच्चे कुछ चंद योद्धा मिलकर मंगोलों का सामना करने वाले थे। तभी ज़खार आता है और मंगोलों के पीने के पानी में एक हरे रंग का लिक्विड मिला देता है। लिक्विड मिला हुआ पानी पीने से मंगोल बीमार होने लगे। इसी दौरान कोलाव्रत ने एक संदेश तीर की मदद से मंगोलों तक पहुँचाया, जिसे पढ़कर मंगोलों का कमांडर बावरसा हो गया और इन्हें मारने के लिए एक सेना भेजी। अब चूंकि ये पूरी प्लानिंग थी, तो रशियंस के हाथों मंगोलों की ये पूरी टुकड़ी मारी गई। इधर 3 रातों से नींद न मिलने के चलते कोलाव्रत बेहोश हो गया। नींद से जागने के बाद वो अपने ही लोगों पर टूट पड़ा। इसलिए लाडा, जो उसकी मेट थी, उसने उसे एक पेड़ से बांध दिया और उसकी नींद पूरी होने के बाद वो उसे खाने के लिए जगाने की कोशिश करने लगी। लेकिन कोलाव्रत अब सब कुछ भूल चुका था। वो चिल्लाने लगा। लाडा उसे याद दिलाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कोलाव्रत को कुछ याद नहीं आया और वो रस्सी तुड़वाकर अपने साथियों को मारने लगता है। क्लाइमैक्स के एकदम करीब आपको डिस्टर्ब करना ठीक तो नहीं है, लेकिन कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने ही लोगों को मार रहे कोलाव्रत को कड़ी मशक्कत के बाद 3-4 लोगों ने मिलकर रोका और गुस्से में लाल कारकुनों से अपने हालात याद दिलाता है, जिसके बाद कोलाव्रत सबसे माफ़ी मांगता है और लाडा जो रो रही थी उसे भी शांत करता है। दूसरी तरफ हम कोलाव्रत के 2 दूतों को देखते हैं जो पासी के राज्य में मदद मांगने के लिए पहुंच चुके थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि सबने इनकी मदद करने से मना कर दिया था। जबकि तीसरा दूत सर्दी की वजह से बीच रास्ते में ही बेहोश हो गया और उसका घोड़ा रास्ता भटक गया। सीन शिफ्ट होता है और हम कोलाव्रत को अपने साथियों के साथ डरावनी वेशभूषा पहने मंगोलों के कैंप्स में देखते हैं। ये यहाँ दिमाग से खेलते हुए पूरे मंगोल सेना में जादू टोने और भूत पिशाच का खौफ फैला देते हैं और दर्जनों सैनिकों को मारते हुए उनके कैंप्स तबाह करके वहाँ से भाग जाते हैं और अपने अड्डे पर रात गुजारने के लिए पहुँच जाते हैं। इधर बाटू खान उस रास्ता भटके हुए दूत को पकड़ लेता है और उसे खूब टॉर्चर करता है। दूसरी तरफ लाडा सोचती है कि कोलाव्रत सो गया है, लेकिन जब कोलाव्रत उसकी तरफ मुड़ता है तो लाडा डर जाती है और उसकी पत्नी नास्त्या बनकर उसे सब कुछ याद दिलाने लगती है। इस पर कोलाव्रत कहता है कि अब तुम ही मेरा परिवार हो और उसे गले लगा लेता है। सुबह जब सब सो रहे थे तो कोलाव्रत को जंगलों से कुछ आवाज़ आती है तो वो वहाँ जाता है। जब वो वहाँ जाता है तो दूत का मृत शरीर देख दंग रह जाता है। तभी मंगोलों की सेना उसे घेर लेती है। असल में ये मंगोलों की सेना की चाल थी, लेकिन गनीमत ये रही कि कोलाव्रत के पीछे पीछे लाडा भी यहाँ आई थी, जो अब मदद मांगने के लिए उसके साथियों को उठाने भाग चुकी थी। कोलाव्रत अकेले ही मंगोल सैनिकों को खचाखच काट रहा था। उसकी तलवार के साथ बर्फीला तूफान भी शुरू हो गया। मंगोल कमांडर खोस्त वोरुल तुरंत अपने बॉल से कोलाव्रत पर हमला करता है। अब चूंकि कोलाव्रत इन बॉल्स का सामना बचपन में ही कर चुका था
और आज तक उसका सदमा लिए बैठा था, तो वो इसके वार से बच जाता है। इसके बाद नेस्टर और उसका भालू मंगोल सैनिकों पर टूट पड़ते हैं और दर्जनों मंगोल सैनिक मारे जाते हैं। वहीं बड़ी संख्या में सैनिक दुम दबाकर भाग जाते हैं। अब पहले ही भूत पिशाच और जादू से डरा हुआ खोस्तवरुल बाटू खान के सामने आता है और कहता है कि मुझे जादुई शक्तियों और भूत प्रेतों में विश्वास तो नहीं है, लेकिन उस लड़के में कुछ तो बात है। उसकी तलवार चलते ही तूफान क्यों शुरू हो जाता है। बाटू खान ये देखकर गुस्सा होता है कि उसके लोग भूत प्रेत और जादुई शक्तियों में विश्वास कर रहे हैं, इसलिए वो खुद अपनी पूरी सेना के साथ रशियंस का सफाया करने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ नेस्टर भालू को आजाद कर कोलोव्रत के साथ आ चुका था। उसके साथ आसपास के गांव के कुछ लोग भी थे। तभी यहाँ कारकुन आता है और कहता है कि हमारा प्लान कामयाब रहा, मंगोल बाकी शहरों को छोड़कर हमारे पीछे भी लगे हुए हैं। जी हाँ, असल में इन लोगों का प्लान यही था कि मंगोलों की सेना बाकी रूसी शहरों को छोड़कर इन्हीं 30 सैनिकों के पीछे अपने जूते घिसती रहे। लेकिन अब भी एक परेशानी थी और वो थी तबाह हो चुके शहर में मिले ये बच्चे। अब ज़खार अपना प्लान सुनाता है। वो कहता है कि हम बच्चों को कारकुन और लाड़ा के साथ नदी के पास भेजेंगे, जहाँ वो नाव से कहीं दूर चले जाएंगे, क्योंकि घोड़ों से ज़्यादा नाव सेफ है। बाकी सैनिक यहीं रुककर मंगोलों को रोकेंगे। प्लान के मुताबिक कारकुनों और लाड़ा बच्चों को लेकर निकल जाते हैं। वहीं पीछे मौजूद कोलोव्रत और उसके साथी जाल बिछाकर पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर मंगोलों का इंतजार करते हैं। मंगोलों के आते ही सेना की एक टुकड़ी पहाड़ी पर चढ़ने लगती है और रशियंस के बिछाए जाल यानी लकड़ियों में फंसकर तितर बितर हो जाती है। दूसरी तरफ कारकुन को रास्ता बंद मिलता है, इसलिए वो घोड़ों को आजाद कर खुद बच्चों के साथ मिलकर गाड़ी को धक्का लगाता है। इधर रशियंस के तीरों से मंगोल सेना घायल हो रही थी, लेकिन आखिरकार वो पहाड़ी पर चढ़ ही जाती है और फिर शुरू होती है आमने सामने की लड़ाई। धीरे धीरे ज़खान और नेस्टर भी मारे जाते हैं। खोस्तवरुल जो कोलोव्रत के पास गया था वो भी मारा जा चुका था, लेकिन रशियंस सिर्फ चोटी की रक्षा करने में जुटी हुई थी ताकि आगे जा रहे बच्चे यानी उनके शहर की आगामी वंशज नदी तक सुरक्षित पहुंच जाए। कुछ देर लड़ने के बाद रूसी सैनिक चोटी पर पहुंचे मंगोलों को खदेड़ देती हैं और बचे हुए कोलोव्रत रशियन सैनिकों के साथ चोटी पर अपना झंडा फहरा देते हैं। एक दूत ने बाटू खान को इस बात की खबर दी। चंद रूसी सैनिकों के आगे लाखों की मंगोल सेना के हालात देखकर बाटू खान बौखला जाता है और वो अपने एक दूत को कोलोव्रत के पास भेजता है, ये पूछने के लिए कि उन्हें क्या चाहिए। इस पर कोलोव्रत वही जवाब देता है जो कुछ समय पहले बाटू खान ने दिया था। बाटू खान अब गुस्से में आग बबूला हो जाता है और तीरों के साथ साथ गोले फेंकने के आदेश देता है। इधर कोलोव्रत को पता चल जाता है कि बच्चे नदी तक पहुंच चुके हैं, यानी अब वो सुरक्षित हैं। वो खुश होता है, लेकिन तभी बाटू खान के सैनिकों द्वारा फेंके गए पत्थर उन्हें घायल कर देते हैं। कुछ सेकंड बाद वो होश में आता है। उसे अपने सभी साथी मरे हुए दिखाई देते हैं। इस बार कोलोव्रत कुछ भी नहीं बोला था, क्योंकि उसने अपने मन में मौजूद खौफ यानी खोस्तवरुल को मार गिराया था। वो बाटू खान का दिया हुआ ताबीज़ मंगोलों को दिखाते हुए नीचे उतरता है और जमीन पर गिर पड़ता है। कोलोव्रत उस ताबीज़ को जमीन पर गिराते हुए कहता है कि इसे तुम वापस ले लो, एक दिन मेरे आदमी तुमसे बदला लेने जरूर आएंगे। बाटू खान इसे उठाता है, घुटनों के बल बैठता है, जिस पर कोलोव्रत मुस्कुराता है और बाटू खान से कहता है कि देखो मैंने बगैर हार मानी तुम्हें घुटनों पर ला दिया। ये कहने के बावजूद बाटू खान कोलोव्रत से गुस्सा नहीं हुआ। वो कोलोव्रत की बहादुरी से इतना खुश हुआ कि उसने अपनी सेना से आदेश देते हुए कहा कि कोलोव्रत का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ बाइज्जत किया जाए। कोलोव्रत के मरने के 5 साल बाद हमें कारकुन नजर आता है, जो अब एक सेना का सरदार था। वो कोलोव्रत और बाकी साथियों की बहादुरी सैनिकों को सुनाता है। कोलोव्रत और उसके साथियों की ये जंग इतिहास में बैटल ऑफ द आइस नाम से जानी जाती है। इसी के साथ कहानी खत्म होती है। अगर आप और अधिक जानना चाहते हैं तो बता दें कि मूवी का नाम फ्यूरियस था, जो कि साल 2017 में रिलीज हुई थी। 360 मिलियन रशियन रूबल्स के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 593.2 मिलियन रशियन रूबल्स की कमाई की थी। वहीं IMDb की रेटिंग की बात करें तो मूवी को 10 में से 6.1 की रेटिंग मिली थी। दोस्तों, कोलोव्रत की कहानी पसंद आई तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल कर भी ना भूलें।